बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा यूरोपियन हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट CSS एंड PMS। हम यूरोपियन हिस्ट्री का एक सीरीज़ लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो तकरीबन 35 लेक्चर्स होंगे। हाउ मेनी लेक्चर्स? 35 लेक्चर्स। और उसमें यूरोपियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट CSS कम्प्लीटली कवर होगा। IR की पेपर 2 की कंप्लीट कवरेज होगी और PMS के पेपर 1 और पेपर 2। ये कोर्स जो है 35 लेक्चर्स, इट इज़ एक्चुअली इनफ फॉर दीज 3 टाइप्स ऑफ पेपर्स। अच्छा, समझ आया? इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्पेसिफिकली फॉर दी पार्ट 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस पेपर। ओके, सो the first topic from where the European history actually starts is the French Revolution. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। कब शुरू हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 की। तो आज इस लेक्चर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 मेन चीज़ें पढ़ेंगे। 3 main things will be discussed in this lecture. The first thing will be, first we will understand what is actually a revolution, what is meant by a revolution, and what are the circumstances which led to a revolution. Understand? Then we will discuss the causes of the French Revolution of 1789 till 1799. It was a period of 10 years. How many years? 10 years. ठीक है। उसके बाद causes में हम 3 तरह के causes डिस्कस करेंगे। Political causes of the French Revolution, economic causes of the French Revolution, and social causes. And उसके अलावा कुछ इस तरह के causes है which are neither political nor economic, neither social. It will be also discussed in this lecture. अच्छा, उसके बाद ये जो causes है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये causes कुछ thinkers ने लोगों के ऊपर आया किए थे। Some people actually worked on these causes to highlight, ठीक है, वो जो लोग थे they were actually the philosophers of that time. आज जब हम पढ़ रहे हैं ना कि ये cause थी, तो वो causes के लिए किसी ने काम किया था, and those were the philosophers. So the role of the philosophers in French Revolution will be discussed in this lecture, and then the consequences. जब ये revolution आया तो उसके कुछ ना कुछ consequences होंगे। क्या होंगे? Consequences. So all the consequences will be discussed in this lecture. Okay, तो शुरू करते हैं। ये जो what is actually a revolution? What is a revolution? रिवॉल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पास जो एग्जिस्टेंस सिस्टम होता है, क्या होता है? एग्जिस्टेंस सिस्टम, उसको रिप्लेस किया जाता है विद अ न्यू सिस्टम। द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टेंस सिस्टम विद अ न्यू सिस्टम इज नोन एज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स। ठीक है, what is present before the revolution will be a 180-degree change. There will be a 180-degree change in the political, economic and social systems. समझ आया? अच्छा, ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशन आए हैं। there are huge revolutions in the world. सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन आई थी, सबसे पहले नहीं लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, which impacted the world history, that is the English Revolution of 1672 and then 1688. वहाँ पे भी रिवॉल्यूशंस आए थे। कहाँ पे? यूरोप में, इन इंग्लैंड। और वहाँ पे वो जो सिस्टम था वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के लिए आई थी, मोनार्की को ख़त्म करने के लिए आई थी। समझा? इंग्लिश रिवॉल्यूशंस के बाद द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। विच रिवॉल्यूशन? द अमेरिकन रिवॉल्यूशंस। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन थी विच एक्चुअली स्टार्टेड इन 1776 एंड एंडेड इन 1783। सो इट वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन इंग्लिश रिवॉल्यूशंस के बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन आई यूरोप में, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद फिर आई हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या गई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ फ्रॉम 1789 टिल 1799। समझ आया? हाँ, ये जो आपके पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज पॉलिटिकल इन नेचर, क्योंकि वो क्या चाहते थे?
The American Revolution was actually brought by the colonialists. कुछ colonialist है जिन्होंने मोनार्की को फॉरेन रूलर्स को हटाने के लिए रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, ठीक है। तो दैट रिवॉल्यूशन वाज जस्ट पॉलिटिकल। जो इंग्लिश की रिवॉल्यूशन थी दैट वाज आल्सो पॉलिटिकल, लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इट वाज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन नेचर। वहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगी तो आपके कुछ सोशल रिफॉर्म्स होंगे, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो क्लास डिवीजन थी सोसाइटी के अंदर, वो कम्प्लीटली क्या हो गए, ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। क्या बनेंगे, न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और इकनॉमिक काजेज़ कुछ इस तरह के आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी they will completely be overhauled and they were overhauled। समझ आया। तो शुरू करते हैं काजेज़ से, एंड द फर्स्ट काज विल बी द पॉलिटिकल काजेज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, सो पॉलिटिकल काजेज़, पहले पॉलिटिकल काजेज़ को डिस्कस करते हैं। इन पॉलिटिकल काजेज़ एक्चुअली देयर वर 6 मेन पॉलिटिकल काजेज़। 6 ऐसे पॉलिटिकल वजूहात थे जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी। The first cause is the despotic rule of the Bourbon kings। The despotic rule of the Bourbon kings। ये जो बारबन है, बारबन, उस वक्त जिस वक्त फ्रांस में रिवॉल्यूशन आती है, at that time there were Bourbon rulers। Who were rulers at that time? Bourbons। And Bourbon is actually a dynasty। क्या है, एक डायनास्टी है जो एक्चुअली कहाँ पे थी, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। कहाँ से, ऑस्ट्रिया से। और वहाँ से ये जो लोग थे ये सदियों से फ्रांस के ऊपर रूल करते थे। कहाँ से, सदियों से। और ये जो बारबन थे इसमें लोइस 14, लोइस 15 और लोइस 16। हाउ मेनी किंग्स, 3 किंग्स। लेकिन जो इसके लास्ट 2 किंग्स थे, लोइस 14 एंड लोइस 15, दे वर हाईली ब्रूटल एंड बारबेरिक। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी जो रूल थी, उससे पहले भी बारबन्स ही रूल करते थे फ्रांस के ऊपर। हु रूल फ्रांस अर्लियर, द बारबन्स, बट लेटर ऑन दे बिकेम एक्सट्रीमली बारबेरिक एंड क्रूअल, ठीक है। उस वक्त यह है कि ओरिजिन ऑफ स्टेट के कई थ्योरीज है, देयर आर मैनी थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है। वन ऑफ द थ्योरीज इज़ द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरी, ठीक है, डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरीज। ये जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरीज है, इसके मुताबिक क्या है कि किंग जो है, किंग इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू गॉड ऑलमाइटी and no one on the earth can ask from him। It means he will be just answerable to the God or not to the people। और ये है कि the kingship is a blessing। The kingship is a blessing that is given to someone by God, and so the people have no right to ask question from that king whatever he is doing। तो ये जो बारबन्स थे पहले से भी फ्रांस के ऊपर थे। द एनिशेंट रिजीम ऑफ फ्रांस में भी बारबन्स ही रूल करते थे। लेकिन ये जो लुइस 14 थे और लुइस 15, उन्होंने द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरी को परफेक्ट किया, एक्सट्रीम लेवल तक चले गए। दे स्टार्टेड क्रूएलिटी एंड बारबेरिज्म इन फ्रांस। क्या कर दिया, उससे पहले लुइस 15 से पहले जो किंग्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ a little bit political rights दिए थे। There were some sorts of economic rights, but these 2 kings they actually perfected cruelties, they actually perfected the divine rights of king theory। अच्छा, और क्या हुआ कि ये जो लुइस 14 है, क्या है, लुइस 14, LOUIS, लुइस 14, उन्होंने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरी को इतने एक्सट्रीम पे ले गए थे कि he defined state in his own terms। Louis 14 defined state in his own terms, and what was that definition? He told it, I am the state। What he said? I am the state। So it means जब इस तरह के kings होंगे कि my words are the law, I am the judge, I am the jury, and I am the prosecutor। Judge, jury, and prosecutor was the only one person, and that were the last 2 kings
that were Louis XIV and Louis XV. When Louis आफ्टर ये जो लुईस 14 था, वहाँ से लोगों में गुस्सा और ये जो बॉर्बन्स डायनास्टी के खिलाफ जो एडवर्स फीलिंग्स थे वो उभरना शुरू हो गए थे एट द टाइम ऑफ लुईस 14. और ये जो लुईस 14 था, इन किंग्स का एक और भी बहुत ही मशहूर मशगला था, और वो क्या था? फॉरेन वॉर्स. क्या? फॉरेन वॉर्स. उनकी जो क्या होती थी, उनकी जो ऑफिस होती थी, वहाँ पर एक होता था एक रॉयल काउंसिल. क्या होता था? दी रॉयल काउंसिल. वो रॉयल काउंसिल पूरे फ्रांस की हुकूमत को चलाता था, और द किंग्स वर ओनली टू डू हंटिंग एंड ओनली टू फाइट एक्सटर्नल वॉर्स एंड टू एंजॉय देयर लाइफ. तो उसका काम क्या था? ज़िंदगी को एंजॉय करना, एक्सटर्नल वॉर्स लड़ना और हंटिंग करना. ठीक है. तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि उसका लोगों के मसाइल से, कि लोग क्या फील कर रहे हैं, लोगों के क्या मसाइल है, दे हैव नो कंसर्न फॉर द पीपल. इसकी वजह से क्या हो? द पीपल रोज अगेंस्ट हिम. तो और ये उनकी जो क्या होती थी, उसकी अगर लोगों के ग्रीवेंसेस है, क्या है? ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट्स है, तो उसको सॉल्व करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं था. देयर वाज नो मेथड to resolve the grievances and complaints of the people, and there was only one thing, and that is called letter the cachet. Letter the cachet. जो भी काम होता था वो इस तरह नहीं होता कि पार्लियामेंट में कोई बिल जाएगा, पार्लियामेंट डिस्कशन करेगी, उसके बाद बिल बनेगा. नहीं, किंग ने चाहा कि इस तरह होना चाहिए, तो फिर वो एक रॉयल आर्डर्स वो पास करता था. क्या? एंड दोज रॉयल आर्डर्स वर पास बाय ओनली वन पर्सन, and that person was the Bourbon king. किंग क्या था? एक्सट्रीम था. समझ आया? तो ये जो इस वक्त और क्या होता था कि इससे पहले मैंने बताया कि देयर वर रिवॉल्यूशंस इन इंग्लैंड, 2 रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, देयर वाज आल्सो रिवॉल्यूशन इन अमेरिका. और वहाँ पे लोग क्या थे कि वहाँ लोग अजीब अजीब नारे लगाते थे. वहाँ पे दे रेज फॉर डेमोक्रेसी. हु रेज देयर वॉइसेस फॉर डेमोक्रेसी? द अमेरिकन्स. और वहाँ से इन्फ्लुएंस आ गई कहाँ पे? फ्रांस में. तो ये डिस्पोटिक रूल पहले से भी थी, लेकिन चूँकि अमेरिका में लोग डिस्पोटिक रूलर्स के खिलाफ खड़े हो गए, वहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस, वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल सफरेज, स्लेवरी के खिलाफ लोग बोलने लगे, तो वहाँ से फ्रांस के ऊपर भी असर पड़ा, और यहाँ से भी लोग बार्बन्स लोगों के खिलाफ क्या हो गए? इकट्ठे होना शुरू हो गए. दे रेज देयर वॉइसेस. और फिर क्या होगा कि ये जो बार्बन किंग्स है, द पीपल विल गिलोटिन द बार्बन किंग्स. अच्छा, समझ आया? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन राइट नाउ? ओके. द सेकंड काज इज द डिफेक्टिव एंड रॉटन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एक तो जो किंग्स है, दे हैव नो कंसर्न फॉर द पीपल, दे आर कंप्लीटली नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. ठीक है. देयर इज़ नो इलेक्शन सिस्टम, देयर आर नो political rights, there are no economic rights, there is a complete oppression by the kings. The king is ruling by divine rights, king theory. और इसके बाद जो उसके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम है वो क्या है? टॉप टू बॉटम रॉटन है. इट इज़ नॉट वर्केबल. ठीक है. मतलब ऑफिसेस जो है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस के अंदर उस वक्त, दे वर कम्प्लीटली डिसफंक्शनल. क्या थे? वो काम नहीं करते. लोगों के अगर किसी का कोई मसला है किसी ऑफिस में, तो वो महीनों सालों लग जाते थे उस मसले को हल करने के लिए. अगर आपका जुडिशरी जो थी फ्रांस के अंदर, द जुडिशरी ऑफ फ्रांस वाज कम्प्लीटली डिसफंक्शनल, एंड इट वाज एक्चुअली द बिचेस ऑफ द रिचेस विच जस्ट वर्क फॉर द किंग्स, जो कि बार्बन किंग्स के डिक्टेशंस के ऊपर डिसीजन सुनाया करते थे. मतलब वहाँ पे देयर वाज नो जस्टिस सिस्टम इन फ्रांस. समझ आया? अच्छा. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस वाज मेसी, रॉटन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. क्या था? अच्छा. उसके अलावा क्या होता था कि जो लॉज थे, क्या थे? कवानीन थे फ्रांस को रेगुलेट करने के लिए. वो क्या थे? हर जगह एक जगह का कानून दूसरी जगह के कानून से क्या था? डिफरेंट था. व्हाट वाज लीगल इन वन सिटी
was totally unlawful, illegal in another city just 5 miles away. ठीक है, अगर आप वर्साइलेस के अंदर है, एक सिटी है, तो अगर आप जो वर्साइलेस के अंदर लीगल था, मे बी वो पेरिस के अंदर लीगल नहीं था। समझ आया? तो एक तो ये थी। दूसरा, देयर वर 4000 लॉज, देयर वर 4000 डिफरेंट लॉज इन फ्रांस, 4000 डिफरेंट कवानीन, और इन 400 डिफरेंट लॉ मेकिंग बॉडीज़। मतलब लॉ मेकिंग बॉडीज़ भी डिफरेंट, और वो जो कवानीन बना रहे हैं वो हर जगह के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो इस वजह से क्या थी कि लोगों के जो फीलिंग्स थे, जो वो क्या थे, वो इस सिस्टम के खिलाफ हो गए थे। दे वर वेटिंग फॉर अ मोमेंट टू जस्ट कम्प्लीटली चेंज द स्टेटस को। ठीक है, और दे वर वेटिंग फॉर सेंचुरीज। लेकिन फिर ये जो क्या है 18th सेंचुरी के 16th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है, वो सब को जो उसके अंदर जो गुस्सा था वो यहाँ पे निकाल लेंगे। अच्छा, गॉट इट। अच्छा, मैंने द थर्ड रीज़न इज़ द इनकैपेसिटी ऑफ लुइस 16। मैंने बार्बन किंग्स की बात की। द लास्ट किंग who was actually dethroned through revolution was the Louis 16। अभी लुइस 16 की जो कैरेक्टर थी वो क्या थी, वो इन हालात के लिए सूटेबल नहीं थी। वो अपने बाप दादा के जो तरीके थे, डिवाइनर्स किंग थ्योरी और इस तरह एन्जॉयमेंट, ठीक है, और जो वो इन चीज़ों में तो उन्होंने परफेक्शन गेन की थी, लेकिन लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आ रही थी थ्रू ड्यू टू अमेरिकन रिवॉल्यूशंस, ड्यू टू इंग्लैंड, वो उन हालात के मुकाबले के लिए भी काफ़ी नहीं था। इसके अलावा जो लुइस 16 था, वो अपने कैरेक्टर से चाहता था कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन उसका जो कोड था क्या था, उसके जो एलीट क्लास उसके इर्द गिर्द जमा हो गई थी, वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों की क्या हो, वह फ्रांस में डेमोक्रेसी हो, फ्रांस में क्या हो, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले, लोगों को क्या मिले, इकनॉमिक राइट्स मिले। तो एक तो ये जो लुइस 16 थी, उसकी क्या थी, जो पर्सनालिटी थी, डेट वाज नॉट कैपेबल टू मेंटेन द स्टेटस को इन फ्रांस। और उसकी जो वीक पर्सनालिटी की वजह से लोगों के अंदर इतना करज था, इतना जज्बा था कि वो लुइस 16 को क्या करे, उन्होंने क्या किया लुइस 16 के साथ, वर्साइलेस से पहले पेरिस पे ले गए और फिर पेरिस में उसको गिलोटिन कर लेंगे। समझ है? अच्छा, ये एक काज है किसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक पॉलिटिकल काज है। इसके साथ एक और काज भी है जो नोट करें, द कैरेक्टर ऑफ क्वीन एंटोइनेट। द कैरेक्टर ऑफ क्वीन एंटोइनेट। ये जो क्वीन एंटोइनेट थी, उसका भी क्या थी कि लुइस 16 की बीवी थी, ऑस्ट्रिया से आई थी। किस जगह से थी, फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग थे पावरफुल। ठीक है, तो वो जो जहाँ पे पूली थी, जहाँ पे उसकी अपब्रिंगिंग हो गई थी, तो वो एक महल के अंदर हो गई थी। शी वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स, एंड सेम वॉज द केस विद लुइस 16। जब लुइस 16 किंग बना 1774 में, कब, 1774 में लुइस 15 की क्या होती, डेथ, और वहाँ पे कौन आता है, लुइस 16। तो उस वक्त लुइस 16 की एज थी जस्ट 20 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर्स। और जो उसकी जो क्वीन थी, उसका एज था 19 ईयर्स। एंड इवन दे रिफ्यूज टू बिकम किंग्स, क्योंकि उसकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो गई थी कि किस तरह किंगशिप को किस तरह मेंटेन करना है, चलाना है। तो इसकी जो ट्रेनिंग नहीं हो गई थी, ठीक है, उसका जो क्या था, कम एज की वजह से भी वो फ्रांस में जो उभरते हुए हालात थे उसको मेंटेन ना कर पाए, और वो क्या हो गए, कम्प्लीटली चेंज हो गए। दैट वाज द फोर्थ पॉलिटिकल काज। द फिफ्थ पॉलिटिकल काज इज कन्फ्यूजन एंड डिसयूनिटी। अच्छा, फ्रांस के अंदर तो मैंने ये बात की कि देयर वर 4000 डिफरेंट लॉज एंड देयर वर 400 डिफरेंट लॉ मेकिंग बॉडीज़। उसके अलावा फ्रांस के अंदर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस थे जिसका काम, केस का क्या फंक्शन है, उसका तयन ही नहीं हुआ था। ठीक है, देयर वर मेनी मोर इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस। द फर्स्ट वाज द रॉयल काउंसिल। क्या था, द रॉयल काउंसिल। फ्रांस के अंदर था एक द रॉयल काउंसिल।
रॉयल काउंसिल के अंदर होते थे 6 चीफ मिनिस्टर्स। हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर्स? 6 चीफ मिनिस्टर्स। और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। और ये जो द रॉयल काउंसिल था ये फ्रांस की सब चीज़ों का ज़िम्मेदार था। फ्रांस के अंदर जो होना था जो नहीं होना था उसका कौन रिस्पॉन्सिबल था? द रॉयल काउंसिल। इट वाज जस्ट लाइक द कैबिनेट। सही है। एक तो ये रॉयल काउंसिल थी। इसके अलावा एक थी द पार्लियामेंट ऑफ पेरिस। क्या थी? द पार्लियामेंट ऑफ पेरिस। अच्छा, द पार्लियामेंट ऑफ पेरिस के बारे में एक थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लें। जो फ्रांस के अंदर एनेशंट रजीम थी, द एनेशंट रजीम इन फ्रांस, मतलब जो 14-15 सेंचुरी के अंदर थी, उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई थी जिसका नाम था द स्टेट जर्नल। क्या नाम था? द स्टेट जर्नल। वो 1614 में बनी। कब बनी? 1312 में बनी। एग्जैक्टली 1312 में बनी। और उसकी जो पहले मीटिंग हुई वो कब हुई? 14 में। मतलब उसकी पहली मीटिंग भी 200 ईयर्स बाद हुई। और ये जो स्टेट जर्नल था जिसको द पार्लियामेंट ऑफ पेरिस भी कहते हैं, वो 1614 के बाद कभी उनकी मीटिंग्स भी नहीं हुई। लेकिन वो तो मिलती नहीं थी क्योंकि सब कुछ द रॉयल काउंसिल करता था, सब कुछ द लेटर द कैशेट के ज़रिए होता था। लेकिन उसमें इलेक्शन ज़रूर होती थी। वहाँ पे लोग उसके मेंबर्स बनते थे क्योंकि वहाँ से उसको सैलरीज मिलती थी, वहाँ वो एंजॉय करने के लिए आते थे। दे वर मेंबर्स बट इट वाज कम्प्लीटली अनवर्केबल। वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया करते थे। समझ आया? अच्छा, उसके अलावा फ्रांस के अंदर जो इस वक्त का फ्रांस था, इट वाज एक्चुअली डिवाइडेड इन 40 प्रोविंसेस और 40 स्टेट्स। फ्रांस को 40 हिस्सों में डिवाइड किया था और हर हिस्से का एक गवर्नर होता था। क्या होता था? एक गवर्नर। मतलब जिस तरह ओटोमन एम्पायर के अंदर गवर्नर होता था, इस तरह फ्रांस के हर जगह पे एक गवर्नर था। और इस गवर्नर के नीचे होता था द इंटेंडेंट्स। क्या? द इंटेंडेंट्स। द इंटेंडेंट करो, द इंटेंडेंट। क्या था? द इंटेंडेंट। ठीक है। और ये जो इंटेंडेंट था इट वाज जस्ट लाइक यूर डीसी। आपका क्या था? डिप्टी कमिश्नर जो आजकल है, तो ये था द इंटेंडेंट। और ये जो द इंटेंडेंट था सूबे अपनी टाउन में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल था। एंड ही वाज टू मच पावरफुल। द इंटेंडेंट वाज टू मच पावरफुल। ये का गवर्नर भी है। इसके ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कन्फ्यूजन एंड डिसयूनिटी, दैट द इंटेंडेंट वाज आल्सो पावरफुल। समझ आया? उसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ प्रोविंसेस थी। पार्लियामेंट ऑफ प्रोविंसेस या द पार्लियामेंट द प्रोविंसेस, स्टेट ऑफ प्रोविंसेस, वो भी अवेलेबल थी फ्रांस के अंदर। उसके अलावा देयर वर लोकल काउंसिल्स। हर एक का जो पावर था वो उसकी कोई तयन नहीं की गई थी। तो मतलब आजकल भी पाकिस्तान के अंदर देयर आर हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान? देयर आर 330 इंस्टीट्यूशंस। हाउ मेनी? 330 इंस्टीट्यूशंस। और ये जो है ना गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय अशरफ हुसैन का जो बुक है उसके अंदर इसका जिक्र है। लेकिन ये जो 330 इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, क्या है? ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर भी कि ये काम किस इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, ये किस के आर्बिट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान में अगर हालात को, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है तो ये जो रिडंडेंट इंस्टीट्यूशंस है उससे जान छुड़ाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट की रिसोर्सेज है वो तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ से आपको आउटपुट नहीं आता। समझ आया? अच्छा, तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर देयर वर मैनी मोर इंस्टीट्यूशंस, देयर वर मैनी मोर आर्गन्स ऑफ द स्टेट। और इसकी जो काम थी वो क्या थी? वो डिस्टर्बिंग थी। एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करता था, दूसरा तीसरे के लिए मुश्किलात पैदा करता था। तो एक कन्फ्यूजन थी। ठीक है। और मतलब आपका काम होगा इंटेंडेंट से। इंटेंडेंट आपको कहता है कि नहीं ये तो प्रोविंस काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट का काम है, यू शुड गो देयर। तुम वहाँ चले जाते हो कि नहीं ये तो द पार्लियामेंट ऑफ पेरिस में आपको जाना चाहिए। तो इस तरह एक लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे। अच्छा, द सिक्स्थ रीज़न इज लग्जरीज ऑफ द रॉयल कोर्ट। क्या थी? लग्जरीज ऑफ द रॉयल कोर्ट। अभी कोर्ट है क्या? व्हाट इज मेंट बाय कोर्ट? कोर्ट क्या है?
कि जहाँ पे आपके द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रहते हैं फ्रांस के अंदर, जहाँ रहते थे पेरिस में, मतलब द पेरिस ऑफ वर्साइल्स थी, उसमें जितने लोग थे जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स थे, जो मैंने इंस्टीट्यूशन बात की, जो इसके लीडर्स थे, दे वर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द रॉयल कोर्ट। और रॉयल कोर्ट में एक तो वही लोग आते हैं, दूसरा द बार्बन किंग्स के जितने रिलेटिव्स थे, लुई 16 उसकी बीवी के रिलेटिव्स, उसके फादर ब्रदर सब इन्फ्लुएंशर्स उसके रिलेटिव्स, डेट वर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। तो ये जो रॉयल कोर्ट थी इस वक्त फ्रांस के अंदर इंतहा दर्जे की गुर्बत थी। क्या थी? गुर्बत थी। देर वर लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े और चलने के लिए जूते नहीं होते थे पाँव के अंदर। लेकिन ये जो रॉयल कोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था। वहाँ पे होती थी महफिलें, ठीक है। हर ये जो किंग्स थे उसके मेस्ट्रेसेस होते थे। क्या होते थे? मेस्ट्रेस। और अजीब अजीब तरह के महफिलें सजाई जाती थी। तो इट वाज द काज नंबर 6। नाउ काज नंबर 7 इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्टली वार्स ऑफ फ्रेंच किंग्स। ये जो फ्रेंच किंग्स थे उसकी एक अजीब मशगला था। वो क्या था? टू फाइट फॉरेन वॉर्स, इस तरह के जंगें लड़ना जो क्या हो, जिसकी वजह से बाकायदा दुनिया कहे कि और क्या अजीब आर्मी है। फ्रांस के किंग्स अपने नाम को बनाने के लिए क्या करते थे? वार्स लड़ते थे। हाँ, जिस तरह हम करते हैं, एग्जैक्टली जिस तरह आजकल पाकिस्तान कर रहे हैं। तो उस वार्स में क्या होता है? उस वार्स में बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे। किसके? फ्रांस के। और उसके लिए वार्स को लड़ने के लिए जो पैसे आते थे वो आवाम को टैक्स करके आते थे। फ्रॉम द टैक्स मनी दे फाट फॉरेन वार्स, ठीक है। इस तरह के वार्स में पहले क्या हुआ कि जो 30 ईयर्स वार थे, कितने ईयर्स वार थे? फ्राम 1618 टू 1648। फ्रांस उसमें भी आगे। जो 100 ईयर्स वार्स थे, ठीक है, उस जो कब शुरू होते? 1570 टिल 1670, उसमें भी फ्रांस आगे। जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी तो वहाँ भी फ्रांस बहुत ही आगे। फ्रांस, द फ्रेंच आर्मी फाट फॉर अमेरिकन्स इन देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दे फाट वार्स अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और इन वार्स की वजह से जो फ्रांस का खजाना था वो क्या होता था? ड्रेन होता था, ठीक है। तो दिस वर द पॉलिटिकल काजेस, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो आपके रूलर्स थे, they were incapable, they were not capable to satisfy the feelings of the people at that time. That's why it led to the complete overhauling of the political system of France at that time. अभी हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि रिवॉल्यूशन के बाद क्या होगा, ठीक है। रिवॉल्यूशन के बाद आपको ये नहीं होगा कि द फ्रांस सिस्टम डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्यूशन in 1799, the administrative system of the France will become an example for the rest of the Europe. समझ आया? फ्रांस की इंडस्ट्री चलना शुरू होगी। फ्रांस will become a great power. फ्रांस will not become the part of external wars. उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल काजेस थी, इसके साथ साथ फ्रांस के अंदर क्या थी? फ्यूडलिज्म थी। क्या थी? लैंडलॉर्ड्स थे। क्या थे? लैंडलॉर्ड्स थे। वहाँ पे स्लेवरी थी, समझ आया? और वहाँ पे देयर वर नो राइट्स ऑफ वमेन के पास कुछ राइट्स नहीं थे। द मिडिल क्लास वाज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। तो ये जो लोग थे उनको अपनी ये जो हालत थी उसको वो बार बार याद करते थे, और इस वजह से वो क्या होता था कि वो इन लोगों के खिलाफ उठ कर खड़ा होना चाहते थे। समझ आया? तो these were the political causes. Now we will discuss the economic causes. अच्छा, so after political causes now we will discuss the economic causes of the French Revolution. जब भी रिवॉल्यूशन आता है वो एक काज की वजह से कभी नहीं आता। मतलब अगर फ्रांस के अंदर सिर्फ जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल सिस्टम था फ्रांस के अंदर, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपका क्या आएगा, मतलब आपकी जो पार्लियामेंट थी वो डिसफंक्शनल थी, आपके जो किंग्स थे दे वर वेरी हार्श, दे हैव नो कंसर्न्स फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, उससे कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं आती। क्योंकि एट दैट टाइम इन द एंटायर कंटिनेंट ऑफ यूरोप द पॉलिटिकल कंडीशंस वर द सेम एक्सेप्ट इंग्लैंड। जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, देयर वर सेम पॉलिटिकल कंडीशंस
लेकिन वहाँ पे जो अभी जो इकनॉमिक काजेज़ हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो इकनॉमिक काजेज़ नहीं थे जो फ्रांस के अंदर थे। ये जो इकनॉमिक काजेज़ है, इट एक्सेलरेटेड द पॉलिटिकल काजेज़ विच लेड टू द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। समझ आए? बगैर जगहों पे लोग क्या थे, वो इकनॉमिकली सफ़र नहीं कर रहे थे, और फ्रांस के अंदर लोग इकनॉमिकली सफ़र कर रहे थे। अच्छा, द फर्स्ट इकनॉमिक काज इज़ द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ये जो मिडिल क्लास है, ठीक है, उसका कंसेप्ट ही फ्रांस के अंदर से आता है। कहाँ से आता है? फ्रांस के अंदर से आते हैं। वहाँ पे चूँकि जो फ्रांस था, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग फ्रांस के अंदर क्या थे, अमीर थे। क्या थे? कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी। क्या थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सर्वेंट्स थे, अच्छे अच्छे जगहों पे थे, जो बैंकर्स थे, जो द मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इंडस्ट्री के ओनर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, बड़े बड़े शॉपकीपर, होलसेलर्स, वो उनकी तादाद फ्रांस के अंदर बढ़ रही थी। कहाँ पे बढ़ रही थी? फ्रांस के अंदर। ये लोग ज़्यादा नहीं थे, दे वर जस्ट 10 to 15% ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। लेकिन चूँकि उस वक्त इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन आए थे वो 2 सेंचुरीज़ पहले आए थे। कब आए थे? 2 सेंचुरीज़ नहीं, मतलब नियरली 1 सेंचुरीज़ अगो आए थे। ठीक है, और जो स्टेट जनरल बनी थी, जो मैंने बात की कि 1314 में बनी थी, वो कब बनी थी? 1302 में। सही है, 13, तो वो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो राइज़ ऑफ मिडिल क्लास थी, सबसे ज़्यादा थी इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये थी फ्रांस के अंदर। तो जब लोगों के पास पैसे आना शुरू हो गए, कहाँ पे? इन मिडिल क्लास लोगों के पास। तो देवर, अब मैं सोशल काजेज़ की तरफ आऊँगा, आपको सही क्लियर हो जाएगा कि जो फ्रांस का सिस्टम था वो सोशली क्या था? डिवाइडेड था। देयर वर हाउ मेनी स्टेट्स? देयर वर 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और द थर्ड स्टेट्स। ये जो मिडिल क्लास से, दे वर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट, और जो थर्ड स्टेट्स था फ्रांस के अंदर, दे हैव नो पॉलिटिकल राइट्स। They were nearly 97% of the population of France at that time, but they lacked political rights. तो ये द थर्ड स्टेट्स के पास ये जो लोग थे, they were rich enough but they lacked political rights, और इस वजह से वो क्या हो गए, वो अपने राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया। ठीक है, तो ये याद रखो कि जिस कंट्री के अंदर मिडिल क्लास ऊपर आती है, जब मिडिल क्लास की ग्रोथ होती है, तो द कंट्री गो फॉरवर्ड, द कंट्री गो फॉरवर्ड। इन जब 1990 से पहले जो IMF और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स होते थे, वो क्या होते थे कि इन 2050 और इन द 21st सेंचुरी पाकिस्तान विल बिकम अ मिडिल क्लास कंट्री। पाकिस्तान विल बिकम अ मिडिल क्लास कंट्री। अब मिडिल क्लास कंट्री जो होती है, वो पाकिस्तान 1990 से पहले, तो ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स है हमारे। अब हम क्या है, वी आर अ वेरी पुअर क्लास कंट्री, यहाँ पे पावर्टी है, वो हम ना ही बन सके, क्योंकि हमारी जो मिडिल क्लास की वहाँ पे राइज हो रही थी, वो हमारे इकनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की वजह से वो ग्रोथ हमने हैंडल की। ठीक है, वी वर टर्न एज एशियन टाइगर एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ आवर मिडिल क्लास, बट नाउ द मिडिल क्लास इज़ जस्ट 34% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन टुडे। ठीक है, और उस वक्त राउंड अबाउट द मिडिल क्लास वाज जस्ट राउंड अबाउट 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट इन दी 1960s एंड 70s। हमें एशियन टाइगर कहा गया, हमारे मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशन थी कि राइज़ करेगा, लेकिन हमने 1990s के बाद कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, जिसकी वजह से वो जो राइज़ थी वो डिक्लाइन में चेंज हो गई। बांग्लादेश में उस वक्त मिडिल क्लास नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो 1970s के बाद उन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ की कि वहाँ पे मिडिल क्लास की क्या होगी, राइज़ हो गई। नाउ Bangladeshis are called as the Asian tigers, and we were called as the Asian tigers in 1970s, 60s, 80s. Now Bangladesh replaced us. So middle class is an important factor in the rise of a country and the rise of a nation. All the policies should be made to target the middle class. ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास ऊपर आए, तो उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की, और जो पॉलिटिकल राइट्स थे, वहाँ पे तो इलेक्शंस होते नहीं थे कि इलेक्शन हो जाए और जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसको किस तरह रिप्लेस किया जाए, थ्रू इलेक्शंस। देयर वर नो इलेक्शंस, सो जो द ओनली सॉल्यूशन वाज प्रोटेस्ट। एंड अब
प्रोटेस्ट होते रहे और फिर लास्ट में एक ह्यूज प्रोटेस्ट हो गई, जिससे क्या होगा, उस वक्त का जो किंग था लुई 16, उसकी जो तख्त थी वो उलट पलट गई। समझ आया। एंड लास्ट इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर जो हम डिस्कस करेंगे इन 1793-94 द ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ फ्रांस वर गेलोटीन, मतलब दे वर किल्ड। एक तो ये थी इकनॉमिक काज। समझ आए। द सेकंड काज इज द इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। द इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ये याद रखो कि जो द ह्यूमन नेचर इज डिज़ाइन इन सच अ वे दैट द इनर ह्यूमन डिज़ायर्स इक्वलिटी। ह्यूमन डिज़ायर्स इक्वलिटी, इंसान हमेशा मसावत चाहता है, और जब भी वो देखता है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो वो क्या करता है, ही फील डिप्राइव्ड, ही फील एनवियस, हसद शुरू हो जाता है। और जो फ्रांस के अंदर उस वक्त का जो टैक्सेशन का सिस्टम था दैट वाज कम्प्लीटली इनइक्विटेबल। ठीक है। ये जो आपकी द रॉयल कोर्ट्स थी दैट वर कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। जो लग्जोरियस थी वो क्या थी, वो कोई भी टैक्सेस पे नहीं करते थे। उसके अलावा जो पुअर क्लास थी, क्या थी, पुअर क्लास, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू पे द एंटायर टैक्सेस। ठीक है। अच्छा, और ये जो इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था फ्रांस के अंदर, इससे पहले तकरीबन 10 साल पहले जो 1776 से 14 जुलाई 1776 से जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका ने क्या किया, अनाउंस किया था, तो और वहाँ से बाकायदा एक रिवॉल्यूशन की आगाज़ हुई थी अमेरिका में। तो वहाँ पे थॉमस पेन ने एक नारा उठाया था, उसका एक स्लोगन था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि वी विल पे नो टैक्सेस अंटिल you appoint us or you just involve us in the laws of the country. You are making laws and we are totally not the part of that laws. So because of Thomas Paine, those slogans, the American Revolution was accelerated. The same was copied in the French Revolution. समझ आया Abdullah? Are you getting my points? Any question? अच्छा, उसके अलावा जो इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन थी, इसमें याद रखो कि वहाँ पे ये जो मैंने सोशल क्लासेस हम पढ़ेंगे बाद में, उसके ऊपर बात होगी, लेकिन 53% जो थी ना, 53% एक्सेप्ट द नोबल्स एंड द क्लर्जी, दे वर सपोज टू pay 53% of their earning and taxes to the kings directly. How much? 53%. And direct taxes to the royal court in order to pay for their luxurious lifestyle, in order to pay for their external wars and the luxuries of the Louis XVI and his wife Antoinette. समझ आए? Then 14% were paid to the clergy, 14% to the clergy, and then 14% to the landlords, 14% to the landlords. आप उसको काउंट करें, 53 प्लस 14 कितने बनते हैं? 53 प्लस 28 से क्या आता है? 81। ये जो 81 था ये मस्ट था एक्सेप्ट द नोबल्स एंड क्लर्जी टू पे। मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 81 रुपये तो आपको मिलेंगे ही नहीं। आजकल जो हमारा सैलरीड क्लास है उनको जो सैलरी मिलती है तो वो टैक्स डिडक्शन के बाद मिलती है। ठीक है। फ्रांस के अंदर अगर आपके जितनी भी प्रोड्यूस होती थी या आपको गवर्नमेंट सैलरी मिलती थी तो वहाँ से क्या होती, 81% रिडक्शन हो जाती थी। तो आपको कितना बकाया रहता आपके पास? 19%। और ये जो 19% थी इसमें आपको बहुत सारे सेल्स टैक्स पे करने होते थे। क्यों? ठीक है। कभी सेल्स टैक्स और कभी जो है ना वार के टैक्सेस, कभी इमरजेंसी के टैक्सेस, कभी साल के टैक्सेस। ठीक है। तो इस वजह से जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था वो क्या था? डेट वाज इनइक्विटेबल एंड डेट वाज आल्सो रेग्रेसिव। फ्रांस के अंदर टैक्सेशन का सिस्टम क्या था? रेग्रेसिव था, नॉट प्रोग्रेसिव। समझ आया? इसके अलावा टैक्सेशन का जो सिस्टम है
दैट द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन मस्ट बी डायरेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट टैक्सेशन होने चाहिए। दैट इज़ समथिंग गुड। फ्रांस के अंदर जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था दैट वाज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे कलेक्टेड 81% ऑफ द अर्निंग ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से लोग तो यार हम जो कमा रहे हैं वो आप ले रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अगर कोई पीजेंट कमाता था हाउ मेनी रुपीज़, 100 रुपीज़, उसमें एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस and after the paying of rent to the landlord, he just only rupees 5 remained with him, just 5 rupees or 5 francs or $5. तो ये जो सिस्टम ऑफ क्या था टैक्सेशन था, डेट वाज कम्प्लीटली इनइक्विटेबल, इट वाज कम्प्लीटली इनजस्ट एंड डेट वाज कम्प्लीटली रिग्रेसिव, एंड पीपल विल डेफिनेटली रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट सच अ ब्रूटल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। और जब ऊपर से बातें भी हो रही हो कि नो representation, no taxation without representations, it means in America people boycotted to pay taxes, and same occurred during the period of revolution in France from 1789 till 1799, people refused to pay taxes। समझ आया? अच्छा, the another cause is, अच्छा अभी the third cause is the character of Queen Antoinette, the character of क्वीन एंटोइनेट। हमने पॉलिटिकल काजेज में भी क्वीन एंटोइनेट के ऊपर बात की, बिकॉज ही वॉज द पार्ट ऑफ द रॉयल कोर्ट, एंड रॉयल कोर्ट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज ऑल द पॉलिटिकल डिसीजन वर मेड बाय देम। और ये जो क्या थी, पार्लियामेंट ऑफ पेरिस थी, उसमें जो अपॉइंटमेंट होते थे दैट वर एक्चुअली डन बाय क्वीन एंटोइनेट, बिकॉज क्वीन एंटोइनेट कम्प्लीटली डोमिनेटेड द कैरेक्टर ऑफ लुइस 16। समझ आए? लेकिन एक तो हर पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर ये इन्वॉल्व थी। लुइस 16 जो भी पॉलिसी बनाना चाहता था तो क्वीन एंटोइनेट उसको इवैल्यूएट करती थी, उसमें क्या करती थी, चेंजेस करती थी। जिस तरह आजकल क्या होता है कि जो एक राइटर एक ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, क्या लिखता है, एक ड्रामा लिखता है, और जब वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को भेज देता है तो उसमें वो चेंजेस करते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि जो राइटर ने लिखा होता है उसका सिर्फ 5% उस राइटर का होता है, बकाया क्या होता है, प्रोड्यूसर का और ये उन लोगों का होता है। मतलब इट इज़ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सेम वाज द केस विद द पॉलिसीज़ ऑफ एंटोइनेट एंड लुइस 16। लुइस 16 कुछ बनाता था और वो जब एंटोइनेट को मिलती थी तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती। 95% चेंजेस वर हैपेंड। ठीक है, तो एक बात तो ये थी पॉलिटिकली वो इस तरह इन्वॉल्व थी। इकनॉमिकली वो क्या होती थी कि वो ये जो फ्रांस का ख़जाना था उसको अपना पर्स समझती थी। क्या समझती थी? अपना पॉकेट, अपना बैंक अकाउंट। वो लाविशली स्पेंड करती थी उन सब पैसों को अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर। सही है। और वो फ्रांस के ख़जाने को बॉटमलेस समझती थी कि ये उसका कोई बहुत बड़ा है और ये कभी खाली ही नहीं होगा। समझ आया? ऊपर से वो पारन वाज लड़ रहे हैं, वहाँ से वो बाहर ममालिक से कर्ज ले रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वीन एंटोइनेट है वो लाविशली इन पैसों को क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। इसके ये जो क्वीन एंटोइनेट की कैरेक्टर थी उसके बारे में प्रोफेसर हेजन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उन्होंने क्या कहा है, द क्वीन एंटोइनेट वाज द डॉटर ऑफ क्वीन ऑफ ऑस्ट्रिया मैरी एंटोइनेट वाज डेट ignorant, she was ignorant, frivolous and prodigal daughter of Habsburg, to whom France seemed only a bottomless purse to be drained for his pleasure। मतलब अपनी जो ख्वाहिशात है उनको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या, फ्रांस के ख़जाने को बॉटमलेस कंसिडर किया था। एंड दिस, और लोग क्या करते थे कि जो मिडिल क्लास आई थी, मिडिल क्लास उन इससे नफ़रत होती थी। दे एनविड द क्वीन एंटोइनेट, दे फेल्ट एनवियस ऑफ इट। इस वजह से कि फिर क्या हुआ कि एक दिन जो लोग थे फ्रांस के अंदर, देयर वाज पॉवर्टी। एक तो मिडिल क्लास थी ना, आजकल पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 24% पॉवर्टी भी है। उस वक्त फ्रांस के अंदर भी हद दर्जे की क्या थी, पॉवर्टी थी। द पीपल लिव इन हट्स, कच्चा होम्स, जो कच्चे मकानात उसमें रहते थे।
and they just lived, the entire family in France lived in just one room, in one room house, and they definitely have no shoes to wear. और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होते थे, और फ्रांस के अंदर जहाँ पे क्या होते थे, ग्रेन स्टोरेज होते थे, ग्रेन के जो स्टोरेज हाउस होते हैं उसके ऊपर डाके होते थे, क्या होते थे, डाके, रॉबरीज, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वन डे जब लोग इस तरह के खबरें सुनते थे कि जो क्वीन एंटोइनेट है इसकी जो रॉयल पैलेस थी, उसने खुद उसके अंदर 500 लोग सिर्फ अपने लिए हायर किए थे, पर्सनल सर्वेंट्स। हाउ मच? 500। और इसी असना उसकी एक बेटी होती है, क्या होती है, बेटी, डॉटर ऑफ क्वीन एंटोइनेट। और उसके ऊपर जब वो 1 महीने की थी तो दे हायर्ड 80 पर्सन्स टू टेक केयर ऑफ देयर डॉटर। तो लोग तो ये समझ, लोग मिडिल क्लास तो उनसे बाहर था। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि लोग एक बार गए, जो पेरिस ऑफ वर्साइलेस थी पेरिस ऑफ क्या थी, पेरिस के पेरिस ऑफ वर्साइलेस नहीं, क्या थी, द कोर्ट ऑफ वर्साइलेस। जो पैलेस ऑफ वर्साइलेस, उन्होंने लोगों से दूर रहने के लिए पेरिस को छोड़ा, और पेरिस से कुछ बाहर निकल के एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बनाया था जिसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइलेस, जो आजकल भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अंदर क्या होती थी, हॉल ऑफ मिरर्स होते थे, ठीक है। तो फिर जब पेरिस के अंदर हालात बहुत बिगड़ गए तो एक दिन लोग मॉब के शक्ल में पेरिस ऑफ वर्साइलेस पर चले गए। उन्होंने डिमांड की कि हमारे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो ये पहले तो ये जो क्वीन एंटोइनेट ये बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने अपने कोर्ट से लोगों को भेजा के हैंडल देम, लेकिन जब उनसे नहीं हुआ तो क्वीन खुद लोगों से मिलने आई, लोगों से पूछा क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा वी हैव नो ब्रेड टू ईट एंड वी हैव नो शूज़ टू वेयर एंड वी हैव नो क्लोथ्स टू वेयर। तो उन्होंने कहा इफ़ यू हैव नो ब्रेड सो प्लीज़ काइंडली ईट केक, यू मस्ट हैव केक इन योर होम्स, अवॉइड ब्रेड टुडे एंड जस्ट ईट केक। इट मीन्स, इसका ये कि उसको कम्प्लीटली वो इग्नोरेंट थी, शी वॉज कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक सिचुएशन इन फ्रांस एट दैट टाइम। और इस वजह से लोगों को क्या चढ़ा, गुस्सा, कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खा लें। लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उन लोगों को पेरिस ऑफ वर्साइलेस से खींच कर पेरिस में लेकर आए, समझे। दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ क्वीन एंटोइनेट। नाउ द फोर्थ काज इज the natural one, and that is the famine of 1788-89। फिर क्या हुआ कि कुदरत को भी जो फ्रेंच किंग्स थी और जो क्वीन एंटोइनेट की जो लाइफ स्टाइल थी वो भी अच्छी नहीं लगी, और फ्रांस में एक आता है एक फेमीन, क्या आता है, फेमीन। और ये फेमीन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्या करते हैं, ब्रेड क्राइसिस क्रिएट करते हैं, ब्रेड शॉर्टेजेस, लोग बहुत ज़्यादा गरीब बन जाते हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है। और इस असना भी जो क्वीन एंटोइनेट और जो कोर्ट थी उसकी जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी उसमें कोई कमी नहीं आई। और उस जो नेचुरल डिज़ास्टर थी, एक फेमीन एक नेचुरल डिज़ास्टर है ना, उन्होंने क्या कर दिया कि एक्चुअली उस रिवॉल्यूशन को जो लोग चाहते थे को क्या कर दिया, एक्सेलरेट किया। It became the immediate cause of the French Revolution in 1788-89। समझ आया। और इस फेमीन की वजह से लोग मजबूर हो गए थे कि वो क्या करें, पेरिस ऑफ वर्साइलेस का को चले जाएं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। तो डेट वाज द फोर्थ इकनॉमिक काज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखो, एक तो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, और जिनको आप टैक्सेस पे कर रहे हैं वो क्या करें, दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग दोज मनी ऑन देयर लाइव्स, नॉट ऑन द पीपल। टैक्सेस आर सपोज टू बी स्पेंड बैक ऑन द पीपल। देयर वर नो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एट दैट टाइम इन फ्रांस। उस वक्त फ्रांस में कोई भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, ना रोड बन रहा था, ना बिल्डिंग्स बन रहे थे, ना वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हो रहे थे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले।
There was unemployment, poverty, penury, and complete desperation in France, which led to the revolution in France in 1789. Now we will discuss the social causes. Now the third cause which we discussed earlier in the lecture is the social causes. Social causes mean कि आपके उसका जो सोसाइटी थी फ्रांस के जो सोसाइटी उस वक्त that was divided. It means there was no social integration, there was no social cohesion. ठीक है, there was class division. क्या थी? क्लास डिवीजन थी. और जो क्लास डिवीजन थी वो कुछ इस तरह थी कि the complete society in Europe and specifically in France was divided into three states. The first state, the second state and the third state. ठीक है, मतलब फ्रांस के अंदर जो भी होता था वो इनमें से किसी क्लास के साथ बिलोंग करता था एंड इट होनली सोली डिपेंडेंट ऑन हिज मटेरियल वेल्थ. अगर if you have money then you may be the part of first state. If you are poor, you have no money, then you will fall in the third state. समझ आया? अच्छा, अभी ये जो फर्स्ट स्टेट थी at that time in the revolution in France just occurred. The population of France was 2.5 crore. How much? 2.5 crore. It means there were 25 million people in France. Out of 25 million people in France, 1,30,000 belong to the first state, and it consisted of the clergy. It consisted of the clergy. मतलब आपके पास जो रोमन कैथोलिक चर्च थी, क्या थी? रोमन कैथोलिक चर्च एंड इट्स एफिलिएटेड बॉडीज़. उसके पास जो एफिलिएटेड बॉडीज़ थे उन्होंने फर्स्ट स्टेट को बनाया था. मतलब इट वाज ऑल ऑफ देम वर जस्ट रिलीजियस पीपल एंड उसके पास थी दे वर जस्ट कंसिस्ट ऑफ 1,30,000 पीपल एंड दे कलेक्टेड 20% ऑफ टैक्सेशन फ्राम फ्रेंच पीपल. उसको फ्रांस के लोगों से 20% टैक्सेशन मिलती थी. लेकिन आउट ऑफ 20% टैक्सेशन ये क्या करते थे, ये इनडायरेक्टली भी लोगों से पैसे लेते थे. कुछ और मीन्स के ज़रिए भी ये लोगों से इनकम करवाते थे टैक्स की फॉर्म में. उसके पास 20% उसके पास लैंड्स थी. क्या थी? 20% लैंड्स एंड देन हाउ मच टैक्सेशन गोड वेंट टू देम? हाँ, 14% टैक्सेशन वेंट टू देम इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. मतलब आपके जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी उसका 1/10 किसको जाता था? क्लर्जी को जाता था. एग्जैक्टली. उसके अलावा ये जो क्लर्जी थी उसका काम क्या था? उसका काम था स्टेट के लिए कुछ एजुकेशन के सर्विसेज प्रोवाइड करना. मतलब उसका जो स्कूलिंग का सिस्टम था वो क्लर्जी चलाता था. लेकिन ये 20% लैंड, उससे भी इनकम. उसके अलावा नियरली 14% टैक्सेशन उसको आती थी डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. बट इस इनकम का जस्ट 2% वो काम करता था. जस्ट 2% ऑफ द मनी वाज स्पेंट ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस. मतलब क्या था, जो बकाया होता था वो क्या था? दे जस्ट स्पेंड इट ऑन देयर ओन लाइफ स्टाइल. और ये जो फर्स्ट स्टेट थी जो क्लर्जी, उसके अंदर भी क्या थी? डिवीजन हो गई थी. क्या थी? डिवीजन. द वन वाज कॉल्ड द अपर क्लर्जी एंड द अदर वाज द लोअर क्लर्जी. अपर क्लर्जी एंड लोअर क्लर्जी. जो अपर क्लर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी एंड और वो क्या थे, वो शादी अभी नहीं करते थे. समझ आया? और चूँकि उसके पास वो ना शादी करते थे, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल थी डेट वॉज कम्प्लीटली लग्जूरियस which fascinated the middle class, which fascinated the rest of the people of the France. एक ये जो है ना एक जो बिशप था स्ट्रासबर्ग का, किसका? द बिशप ऑफ स्ट्रासबर्ग. he earned how much? nearly 25 lakhs per month. 25 lakhs dollar. I may be wrong, you please confirm it, but it was in lakhs. How much? हाँ, he earned पर मंथ. लेकिन उसमें जो लोअर क्लर्जी थे उसके हालात वही बहुत ज़्यादा ख़राब थे. और वो क्या थे? दे वर जस्ट लाइक दे वर कम्प्लीटली पुअर. और इसलिए क्या थी कि
एक तो फ्रांस की सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थी, और फिर जो क्लासेस थी ये एट सेल्फ डिवाइडेड थे। मतलब जो फर्स्ट है थी क्लर्जी के ऊपर, तो अपर क्लर्जी एंड लोअर क्लर्जी। लोअर क्लर्जी पीपल वर पोअर एंड दे हेटेड द अपर क्लर्जी। हाँ, और ये जो लोअर क्लर्जी है दे सपोर्टेड द रिवॉल्यूशनरी, दे एक्चुअली वांटेड अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। समझ आया? अच्छा, द सेकंड स्टेट वाज कंसिस्टेड ऑफ द नोबल्स। ये क्या थे? ये नोबल्स थे, मतलब जो रॉयल कोर्ट थी आपकी, क्या थे? द नोबल्स या द नोबिलिटी। ये नोबल्स जो थे ये थे टोटल 1,50,000, कितने? 1,50,000 पीपल इन फ्रांस वर कंसिस्टेड ऑफ द सेकंड स्टेट। और ये भी, ये जो थी ना फर्स्ट स्टेट, दे जस्ट कलेक्टेड टैक्सेस बट दे जस्ट स्पेंड 2% ऑफ ऑल दोज टैक्सेस, they paid no taxes. In the same way, the second state, they also collected taxes, but they paid no taxes. Their lifestyle was completely luxurious, and they lived in a very, very luxurious court. And that court is known as the royal court. समझा? ये जो second state थी और first state, it is also known as the privileged classes. The privileged class. These two states are called the privileged classes, and this one is called the non-privileged, yeah, the unprivileged class. One thing, there were many more commonalities between these two classes. All of them were exempted from paying taxes. What they paid were just war taxes. जब भी वार करना था तो they people just paid war taxes, लेकिन उसके अलावा कोई टैक्स उन लोगों को पे नहीं करनी थी। जितने भी हाई पाई जॉब्स थी आर्मी के अंदर, और इसके अलावा जितनी भी क्या थी जो इंस्टीट्यूशंस मैंने डिस्कस की, दे ऑक्युपाइड ऑल दोस अथॉरिटेटिव जॉब्स एंड पोस्ट। समझ आए? तो हमने की ना कि द इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन थी। समझ आया? तो उसकी वजह ये थी कि जो दो क्लासेस थे दे वर कम्प्लीटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। और जो रिवॉल्यूशन आएगा, द रिवॉल्यूशन वाज एक्चुअली ब्रॉट by the third state against the first and second state. अच्छा, now the third state, फ्रांस की ये जो थी, that were 1% of the France population, and they were the 2% of the France population, and the 97% people just consisted the third state. मतलब फर्स्ट क्लर्जी और नोबल्स के अलावा जितने भी लोग थे वो किसका हिस्सा थे? द थर्ड स्टेट्स का, द थर्ड स्टेट। और जितने भी टैक्सेस पे करने थे वो थर्ड स्टेट्स को पे करने थे। समझ आया? और जब मैंने शुरू में बात की कि द थर्ड स्टेट पेड हाउ मच परसेंट? 81% इन टैक्सेस टू द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट। देन ये जो द थर्ड स्टेट थी, दे हैव नो पॉलिटिकल राइट्स, उसके पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, बट दीज टू स्टेट्स हैव पॉलिटिकल राइट्स। उसके पास क्या था? दे हैव, उसको ने फ्रांस के लिए पैसे देने थे। क्या करने थे? दे हैव टू अर्न फॉर फ्रांस, एंड दीज टू स्टेट्स वर सपोज टू जस्ट यूज दोज मनीज ऑन प्रोडिगल लाइफ स्टाइल। समझ आया? ये जो थर्ड स्टेट्स थी ना, उनको 4-5 लोगों को पे करना पड़ता था। दे हैव टू पे टू द किंग, they have paid to the clergy, they have paid to the landlords, and other than that, there was a system that is called Corvée. What? Corvée. It was a system that was introduced in France, and which was actually a free labor work for 14 days. 14 दिन अनपेड काम करना था इन लोगों ने, थर्ड स्टेट ने करना था। किसने करना था? Corvée। हाँ, तो मतलब आपने कम से कम महीने में 14 दिन तो आपने फ्री ऑफ कास्ट काम करना है। उसके अलावा आपने जो कमाना है तो उसमें आपने तो 81% डायरेक्ट उसको देना है, बकाया सेल टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स कुछ पे करने हैं, और आपके पास लास्ट में 5% रखे थे। तो ये जो लोग थे, एक तो पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो ये उसके फेवर में था ना कि इन दो कितने लोग बनते हैं टोटल? 31 + 150 कितने बनते हैं? 280 बनते हैं ना। हाँ, तो मतलब फ्रांस के अंदर तकरीबन 2,80,000 लोग, कितने? नियरली 3 लाख।
3 lakhs people ruled. How many people? 24.7 million people. 7 million people. And the 24.7 million people paid and 3 lakhs people enjoyed. They just used. तो ये इस वजह से रिवॉल्यूशंस तो आएगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी सोसाइटी की. अच्छा, लेकिन एक और बात जो थी जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, वो क्या थी कि डिवीजन विद इन डिविजन्स विद इन डिवीजन. फर्स्ट स्टेट में क्या थी? अपर क्लर्जी एंड लोअर क्लर्जी. लोअर clergy hated the upper clergy. They actually work against the upper clergy. In the second state, the nobles, there were 3 categories of nobles, and that were upper noble. What were the nobles? हाँ, अच्छा. तो ये जो सेकंड स्टेट थी, it was consisted of 3 classes: the greater nobility, the lesser nobility, and the nobles the robe. समझ आया? nobles the robe. ये जो रोब थी, रोब ROB, मतलब ये एक स्पेसिफिक स्टाइल की क्या थी, यूनिफॉर्म थी, जो फॉर एग्जांपल जो जुडिशरी के अंदर होती थी. नोबल दी रोब जिसको कहते हैं कि आपके पास ये यूनिफॉर्म आप यूज़ करते हैं, तो पहले आपके पेरेंट्स ने यूज़ किया, फिर उसने आपको दिया, इस तरह आप यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं नोबल दी रोब्स. द ग्रेटर नोबिलिटी जो था वो क्या था, वो जो वर्सालिस पेलेस ऑफ वर्सालिस के अंदर जो लोग होते थे, दैट वाज द ग्रेटर नोबिलिटी. उसके अलावा ये जो ग्रेटर नोबिलिटी थी, यहाँ पे एक कंसेप्ट है इकनॉमिक्स का, दैट इज़ कॉल्ड एब्सेंटिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ये है कि कुछ इस तरह के लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, और वो क्या करते हैं कि उसको रेंट के ऊपर, किरायों के ऊपर दे देते हैं, और वहाँ से इनकम जनरेट होता है. जो मैंने कहा 14% टू लैंड लॉर्ड्स, तो असल में ये क्या, और दे वर द पार्ट ऑफ द ग्रेटर नोबिलिटी. द लेसर नोबिलिटी के पास ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उसके पास हाई फाई जॉब्स होते थे. एंड द नोबल द रोब जो होते थे वो क्या होते थे, उसको अपने जो पेरेंट्स से अपनी काबिलियत के ऊपर नहीं, अपने पेरेंट्स से उसको हाई फाई जॉब मिलते थे, और उसके जो यूनिफॉर्म से उससे लगता था कि दे आर नोबल्स दी रोब. अच्छा, तो इसके ये जो द ग्रेटर नोबिलिटी थी, द ग्रेटर नोबिलिटी, ये ज़्यादातर सब चीज़ों के ऊपर किसका हक राइट था? द ग्रेटर नोबिलिटी का. तो ये जो बकाया 2 क्लासेस थी, वो दे एक्चुअली हेटेड द ग्रेटर नोबिलिटी. द लेसर नोबिलिटी वाज टोटली अगेंस्ट द ग्रेटर नोबिलिटी, और यहाँ से द लेसर नोबिलिटी और यहाँ से द लोअर क्लर्जी, दे एक्चुअली सपोर्टेड द थर्ड स्टेट फीलिंग्स. यार ये जो है ना, टैक्सेशन ये सब नहीं होना चाहिए, इस तरह के प्रोडेगलिटी नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंसीज नहीं होने चाहिए. तो अच्छा, एक और चीज़ वो क्या थी कि जो थर्ड स्टेट थी, इसमें भी डिविजन्स थी. क्या थी? एक ये इसके अंदर था द मिडिल क्लास, और एक थी द लोअर क्लास. मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास, या द लोअर क्लास यू कैन कॉल इट एज द लेबर क्लास. तो मिडिल क्लास के अंदर क्या थे? द बैंकर्स थे, जितने भी अमीर लोग थे यहाँ पे, दे वर द पार्ट ऑफ द बर्जिस क्लास और द मिडिल क्लास, जिसकी वजह से हमने कहा दराज ऑफ मिडिल क्लास वाज एन इकोनॉमिक कास्ट. तो दे वर कंसिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज इंडस्ट्रियलिस्ट. तो वहाँ से वो ये भी थे. और जो आपके हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ फिलासफर्स, actually the philosophers belong to the middle class. So these were the economic causes, and now we will discuss some other causes that were neither political nor social nor economic. अच्छा, मैंने यहाँ पे बात की कि ये भी डिवाइडेड थी ना, द थर्ड स्टेट किस में, द मिडिल क्लास और दूसरा द लेबर क्लास. तो लेबर क्लास में आप क्या आते थे? पीजेंट्स, जितने भी ज़मींदार किसान थे, जो दुकानों में काम करने वाले, होटल में काम करने वाले, वेटर्स, मतलब जिसके पास जो सबसे गरीब लोग थे,
जिसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो वो आते थे किस में, द लेबर क्लास के अंदर, और उसमें ज़्यादातर थे किसान। और याद रखोगे इस वक्त फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, दे वर 90% एग्रीकल्चर, मतलब 90% लोग वहाँ पे पीजेंट्स थे। पीजेंट्स के कुछ राइट्स नहीं थे, और पीजेंट्स पेड बोथ फॉर द क्लर्जी एंड द नोबल्स। समझ आया? और सबसे बुरी हालत इन पीजेंट्स की थी। अच्छा, मैंने देयर आर नाउ सम अदर काजेज़ जो कि ना पॉलिटिकल है, ना इकनॉमिक है, ना सोशल है, लेकिन इसकी वजह से भी रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। और ये आप कह सकते हो कि दीज आर सम एक्सटर्नल काजेज़, जो कि फ्रांस से उसका कोई ताल्लुक था नहीं, लेकिन उन्होंने फ्रांस के सिस्टम को कम्प्लीटली इफेक्ट किया था। द फर्स्ट थिंग इज़ द रोल ऑफ आर्मी। क्या है आर्मी? मैंने इससे पहले बात की कि जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो वह फ्रांस ने क्या कर दिया, वो उन्होंने अमेरिका को अपनी आर्मी सेंड की। दे फाट फॉर अमेरिका अगेंस्ट इंग्लैंड। और ये जो आर्मी वहाँ गई ना, तो वहाँ से क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वापस लेकर आए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के लिए वो लड़े, वो फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी के लिए लड़े, वो फ्रेटर्निटी के लिए लड़े, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़े, वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़े। लेकिन जब ये लोग वापस आए, तो यहाँ पे ये जो फ्रांस के अंदर जो हालात थे वो कम्प्लीटली क्या थे, चेंज थे। और इन हालात में क्या होता है कि ये जो 1771 के अंदर, कब, 1781 के अंदर, सॉरी 1781 के अंदर क्या होता है कि ये जो किंग है वो एक लॉ पास करता है थ्रू लेटर दी कैचेट। क्या करता है? लेटर दी कैचेट। और वो कहते हैं कि यार देखो, हालात फ्रांस के अंदर काफ़ी ख़राब हैं, ठीक है, और हमारे जो फर्स्ट जो प्रिविलेज क्लास है, द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट, उनको अभी इतने अच्छे अच्छे जॉब और नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने आर्मी के अंदर एक चेंज की, क्या किया, दे चेंज किया। और वो क्या था कि 1781 के अंदर जो आर्मी के अंदर दो तरह के हाई पाई जॉब्स होते थे, कमीशनड एंड नॉन कमीशन, कमीशनड एंड नॉन कमीशन। जो नॉन कमीशन होते थे दे वर पॉलिटिकल, वहाँ पे नोबल्स आते थे, वहाँ पे क्या आते थे, क्लर्जी आते थे, क्लर्जी के लोग आते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि जो जॉब्स होते, जो कमीशन होते थे, जो कि अभी तक एक्वायर होते थे, द मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे आते थे। उन्होंने कहा कि आज के बाद 1781 के बाद उन्होंने कहा कि द कमीशन जॉब विल आल्सो बी रिजर्व्ड फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। क्या कर दिया उसने, मतलब कि उन्होंने कहा कि यार अभी अभी आपका जो थर्ड स्टेट है, दे विल नेवर बिकम ऑफिसर्स। उन्होंने कम्प्लीटली बैन किया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उसकी जो आर्मी थी उसकी मोराल क्या हो गई, डाउनग्रेड हो गई। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त फ्रांस के अंदर जो आर्मी थी, तो उसमें नियरली देयर वर 1100 जर्नल्स। हाउ मेनी जर्नल्स? 1100 journals, and there were more than 3000 officers of other ranks, and 3000 officers, and you know the different positions and designations were created to just happy the nobles and clergy। क्या वरना आपको देखो इतने जर्नल्स होते हैं किसी आर्मी के अंदर, 1100 जर्नल्स है, वो सिर्फ इसलिए पोस्ट क्रिएट होते थे ताकि क्लर्जी और नोबल्स खुश हो जाए। उसके अलावा जो आर्मी थी, दे वर जस्ट कंसिस्टेड ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब कि जो सोल्जर थे एक्चुअली केम फ्रॉम द थर्ड स्टेट, क्योंकि ये जो टोटल ये जो लोग थे तो 2-3 लाख लोग थे सारे। तो इस वजह से आर्मी का मोराल क्या हुआ, डाउनग्रेड होगा। और आर्मी जो है उसको जब आर्डर आते थे फिर ऊपर से लोगों को क्रश करो, जब रिवार्ड्स होते थे, तो आर्मी ने कभी भी किंग का साथ नहीं दिया, उसकी मोराल क्या होगी, डाउन हो गई। समझा? नाउ द सेकंड अदर काज इज द इफेक्ट ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने ऑलरेडी बात की कि वहाँ से जो आइडियाज़ थे, क्या थे, आइडियाज़ थे, क्योंकि वहाँ पे अखबारात का दौर था। किसका दौर था? अखबार, प्रिंट मीडिया का दौर था। तो वहाँ पे जो होता था अमेरिका में, वो फ्रांस में लोगों को पता चल जाता था कि वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं। तो वहाँ आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ से लोग कहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गए, फ्रांस के अंदर।
क्योंकि अमेरिकन की जो रिवॉल्यूशन थी उसमें भी ज़्यादातर कॉमन लोग थे ना। तो ये जो है, अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन ना होती तो मे बी फ्रांस रिवॉल्यूशन ना होता, या होते भी तो लेट होता। मतलब तो अमेरिकन की जो थॉमस पेन के आइडियाज़ थी, या जो उसके और भी थिंकर्स थे, फिलासफर्स थे, दैट हाईली इन्फ्लुएंस द फ्रेंच सोसाइटी एट दैट टाइम। द थर्ड काज इज द फिलासफर्स आर द एनसाइक्लोपीडियस्ट। अच्छा, ये जो एनसाइक्लोपीडियस थे ये कौन थे? ये भी फिलासफर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स क्लास थी जो इंतहाई सेंसिटिव थे। दे एक्चुअली फेल्ट फॉर देयर पीपल। वो लोगों के इन हालात को देख कर क्या होते थे, उससे दुख होती थी। वो चाहते थे कि यार ये जो इनइक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, जो डिस्पोटिक रूल है, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रहे हैं, जो बारबेरिज्म है, जो एक्स्ट्रावेगेंसेस है दराइल कोर्ट्स की, वो इनके खिलाफ लिखते थे। किसके खिलाफ लिखते थे? इनके खिलाफ लिखते थे। और उन्होंने 1751 से लेकर 1789 तक जितनी भी राइटिंग हो गई थी इन चीज़ों के खिलाफ, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने इसको कंपाइल किया। क्या कर दिया? कंपाइल किया, और हर बंदे को उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। इन लोगों ने लोगों को बावर कराया कि यार ये ज़्यादती आप लोगों के साथ हो रही है। उसमें जो मशहूर नाम है, एक है डेट्रॉइट। क्या नाम है? हाँ। और दूसरा है डी एलम्बर्ट। तो नाम है डेट्रॉइट या है डाइड्रॉट सही होगा, डाइट रॉट, एंड अदर इज़ डी एलम्बर्ट। इन लोगों ने ये जो है ना वो काम किया जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आया। लोगों को पता नहीं था कि पेरिस ऑफ वर्साइल्स में क्या हो रहा है। लोगों को ये पता नहीं था कि क्वीन क्या करे क्या नहीं करे। लोगों को पता नहीं था कि हम कितना टैक्सेस दे रहे हैं या कितना नहीं दे रहे। लेकिन इन दो बंदों ने क्या कर दिया, उन लोगों को ये बावर कराया कि तुम इस तरह कर रहे हो और आपके साथ इस तरह हो रहा है। इट्स मीन्स द रोल ऑफ मीडिया एंड द रोल ऑफ journalist, the role of journalist and philosopher and thinker is highly important in the awakening of the conscience of the people। समझ आया? उन्होंने ये बताया कि the people, the peasants pay, the clergy pray, and the nobles fight, Yes, the clergy pray. and the people pay। Exactly, the nobles fight, the clergy pray, and the people pay। ये किसने कहा? ये डेट्रॉइट उन लोगों ने कहा कि इस तरह हो रहा है आपके साथ। तो इन लोगों को कम से कम नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा, और ये है कि उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया डेवलप की, और जिसमें वो जॉन लॉक, रोज़ो और मॉन्टेस्क्यू की जो राइटिंग थी उसको छपा के क्या प्रिंट करके लोगों को भेजते थे। और ये इतनी उसकी हाई लेवल की राइटिंग होती थी कि इवन जो डिवीज़न होती थी, जो हमने डिवीज़न की बात की, अपर क्लर्जी, लोअर क्लर्जी, ग्रेटर नोबिलिटी, लेसर नोबिलिटी, तो जो लेसर नोबिलिटी के लोग थे या नोबिलिटी द रोब, या जो अपर लोअर क्लर्जी के लोग थे, वो भी इनको पढ़ते थे। दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड, और सम पीपल इन द ग्रेटर नोबिलिटी एंड अपर क्लर्जी वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड। और लेकिन उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, लेकिन लास्ट में ये जो लोग निकल आए और उन्होंने उस पाबंदी को हटा दिया। समझ आया? अच्छा, द फोर्थ काज इज़ द इफेक्ट ऑफ इंग्लैंड। चूँकि इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन आई थी 1688 के अंदर, जिसको कहते हैं द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। उस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो मसाइल थे ना, काजेस, ये इंग्लैंड के अंदर नहीं थे। तो ये जो एनसाइक्लोपीडियस थे वो क्या करते थे कि फ्रांस में ये मसला है, इंग्लैंड में ये मसला नहीं है। फ्रांस में लोग इस तरह सफ़र हो रहे हैं, इंग्लैंड में सफ़र नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उन्होंने कहा कि वहाँ पे देयर इज़ नो स्लेवरी, देयर इज़ स्लेवरी। वहाँ पे देयर इज़ यूनिवर्सल सफरेज, एंड इन फ्रांस देयर इज़ नो यूनिवर्सल सफरेज। देयर इज़ फ्यूडलिज्म एंड देयर इज़ फ्यूडलिज्म इन फ्रांस, बट इन इंग्लैंड देयर वाज नो फ्यूडलिज्म। उन एनसाइक्लोपीडियस ने ये बातें क्या कर दी, इंग्लैंड को एज ए स्टैंडर्ड बना के लोगों को समझाने शुरू किए। और आपके जो फिलासफर्स है, मॉन्टेस्क्यू, रोज़ो, जॉन लॉक, दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंग्लैंड। समझ आए इब्राहिम?
वाई आर यू लाफिंग? अच्छा, यहाँ से चूँकि अभी ग्राउंड बन गई थी, क्या बन गई थी? ग्राउंड। द पीपल आर नाउ अवेयर्ड। जब तक लोग क्या हो गए, when the people will be illiterate and when the people will be uneducated and unaware, then it will just benefit the upper class. The elite class will be always benefited from the ignorance of the people. लेकिन जो encyclopedias थे, they spread awareness among the people. तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा जो लुईस 16 था उसके ऊपर थोड़ी सी असर हुआ। तो उन्होंने कहा यार चलो ये जो आप मसाइल है और जो इंसाइक्लोपीडियाज हर रोज़ अखबार में छपा देते हैं उसको थोड़े से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि 1778 के अंदर फाइनेंशियल्स जो कंडीशन थी फ्रांस की उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा हाई फाई एक फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसका नाम था टरगोट। क्या नाम था? टरगोट। ये जो टरगोट था, he was expert in economics, in finances, and highly inspired from the Adam Smith ideology. He read The Wealth of Nations in detail. क्योंकि जो वेल्थ ऑफ नेशन थी वो कब आई थी? वो भी 1770 में आई थी। उस वक्त उसका चर्चा था, लिबरल डेमोक्रेसी की चर्चा था, यूनिफॉर्म टैक्सेशन का सिस्टम हो। उन्होंने वही रिफॉर्म्स एडम स्मिथ की अप्लाई करने की कोशिश की फ्रांस के अंदर। लेकिन जब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और दैट पॉलिसी वाज एग्जैक्टली केपेबल टू ड्राइव फ्रांस आउट ऑफ सच इकोनॉमिक क्राइसिस, तो फिर क्या हुआ? क्वीन एंटोनेट बिकेम अ हर्डर। उन्होंने कहा, उसने क्या कर दिया कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म टैक्सेशन की बात की, जो पिलर्स ऑफ वर्साइल्स के जो अखराजात थे उन्होंने कहा उसे कम कराओ, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि यार जो फर्स्ट स्टेट है दे मस्ट पे टैक्सेस। उन्होंने कहा क्लर्जी मस्ट पे टैक्सेस एंड नोबल्स मस्ट पे टैक्सेस, देयर विल बी नो एक्सटर्नल वार्स, ठीक है। तो ये बातें किसको बुरी लगी? एंटोनेट को। और एंटोनेट ये जो यहाँ पे पॉलिसी बनी उन्होंने लुईस 16 से डिस्कस की, लुईस 16 ने क्वीन से डिस्कस की, क्वीन ने कहा नॉट एक्सेप्टेबल। द नेक्स्ट डे क्या हुआ? लुईस 16 ने कहा जो आपको नामंजूर हो मुझे भी नामंजूर है। तो उन्होंने टरगोट को क्या कर दिया? डिपोज्ड, ही आउस्टेड। और जिस दिन टरगोट गया तो फ्रांस के जो हालात थे फिर क्या हो गए? बुरे से बुरे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने 1788 में तो उन्होंने उसको डिपोज किया, आउस्ट किया। लेकिन कुछ सालों बाद 1779 में आई थिंक 79 में 1789 में उन्होंने नेकर को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? नेकर को। जो नेकर था उन्होंने बात की किसकी? कि डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ओपन ट्रेड की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उस वक्त क्या होता था कि फ्रांस के अंदर जो 40 स्टेट्स थे उसकी आपस में ट्रेड नहीं होती थी, ट्रेड बैरियर्स थे। उन्होंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा। उन्होंने ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड टैरिफ्स को ख़त्म करने की तजावीज़ दी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि टरगोट जो था दैट वाज कम्प्लीटली राइट। उन्होंने टरगोट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन ये जो नेकर था उसकी पॉलिसीज़ भी क्वीन को पसंद नहीं आई और उन्होंने नेकर को भी क्या कर दिया? आउस्ट किया। और जब हालात बहुत बुरे हो गए, फिर फेमीन भी आ गया, तो उन्होंने दोबारा नेकर को अपॉइंट करने की कोशिश की। लेकिन नेकर ने कहा कि नाव जो पानी है वो सर से ऊपर ऊपर गई है, ठीक है। और फिर नेकर ने भी उन हालात को नहीं कंट्रोल कर सका और यूँ वहाँ से रिवॉल्यूशन की बाकायदा आगाज़ होती हैं। तो ये काज़ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, हमने डिटेल के साथ पढ़ी। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी क्या है तेज़ है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो स्पीड के ऊपर चला सकते हैं, आपको सही समझ आएगी। समझ आया? नाउ इन द सेकंड क्लास वी विल डिस्कस द रोल ऑफ philosophers and the consequences of the revolution. Any question?